हाय गाइस, वेलकम टू एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस। मैं श्वेता आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कंपाइलर एंड डिफेंस में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 18 सितंबर के करंट अफेयर्स को। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स मैं कराने वाली हूं, इसका पीडीएफ आप सभी को मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे। वहाँ पे आपको सारी जितनी भी पीडीएफ्स हैं इसकी मिल जाएंगी। और साथ में ही जितनी भी सब्जेक्ट्स मेरे चैनल पे पढ़ाई जाती हैं, उन सारे सब्जेक्ट्स की क्विज चैनल पे ली जाती हैं, वो भी पूरे टाइम टेबल के साथ। तो वहाँ पे टाइम टेबल लिखा हुआ है, आप लोग जाके वहाँ पे देख लीजिए और क्विज को देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, डीपीआईआईटी ने किस तारीख तक खिलौने गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी है? To what date has DPIIT extended the date of implementation of the TWICE कोश में लिखा हुआ है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर। तो यहाँ पे जो DPIIT है उसने 1 जनवरी 2021 तक खिलौने आदेश के कार्यान्वयन की तारीख बढ़ा दी है। खिलौने के जो गुणवत्ता नियंत्रण के जो आदेश है उसकी तारीख को बढ़ा दी गई है 1 जनवरी 2021 तक। ओके, तो यहाँ पे उद्योग और जो आंतरिक व्यापार संवर्धन विकास यानी डीपीआईआईटी वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने हाल ही में अधिसूचना जारी की है कि खिलौने जो है उनके गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जो 2020 के कार्यान्वयन की तारीख को बढ़ाकर 1 जनवरी 2021 तक कर दिया गया है। इससे पहले मानकों के अनुपालन के क्रियान्वयन की तारीख 1 सितंबर 2020 थी। घरेलू निर्माताओं द्वारा मानकों के साथ तालमेल बिठाने में आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए यह निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे स्पेशली बोला जाए तो जो डीपीआईआईटी है, इसने तारीख को 1 जनवरी 2020 तक बढ़ा दिया है, गुणवत्ता नियंत्रण जो है उसके आदेश को। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने अपने 35 लाख एमएसएमईज को बाजार सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? Which state government has signed an MOU with SIDBI to provide market support to its 3.5 million MSMEs? ओके, तो ये किस स्टेट ने किया है? ये किया गया है गुजरात स्टेट के द्वारा। ये किया गया है गुजरात स्टेट के द्वारा। तो गुजरात की राजधानी कहाँ है? ये है गांधीनगर। और गुजरात में जो जगह है गुहार मोती, वहाँ पे सबसे लास्ट में सूर्यास्त होता है। ओके, और अगर सूर्योदय की बात करें तो सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश के डांग नामक जगह पे सबसे पहले होता है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे पहले इसके बारे में कुछ देख लेते हैं कि जो ये सिडबी और एमएसएमईज का ये यहाँ पे बात की गई है, तो इसका क्या इसमें क्या एम्बिशन है, क्या लक्ष्य है। तो गुजरात सरकार ने लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सौदे के तहत राज्य का लक्ष्य आत्मनिर्भरता को बढ़ाना और राज्य के 35 लाख सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों MSMEs को क्षमता निर्माण और बाजार सहायता प्रदान करना है। इससे पहले राजस्थान ने MSME पारिस्थितिक तंत्र विकसित करने के लिए सिडबी के साथ साझेदारी की थी। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस विश्व ओजोन दिवस 2020 की थीम क्या है? What is the theme of International Day for Preservation of Ozone Layer वर्ल्ड ओजोन लेयर 2020? तो इसका जो वर्ल्ड ओजोन डे है, इसका थीम क्या है? तो सबसे पहले ये ओजोन परत जो है, ये हमारी रक्षा सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से करता है। और ये ओजोन क्या होता, ओजोन जो होते हैं, इसका जो परमाणविक सूत्र होता है वो हो जाता है O3। ओके, ये होता है O3 और ये ऑक्सीजन के परमाणुओं के संयोजन से ये मिलके बनता है। तो अभी चलते हैं यहाँ पे इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये इसका थीम क्या हो जाएगा? इसका थीम हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। जो वर्ल्ड ओजोन डे है उसका थीम हो जाएगा ओजोन फॉर लाइफ। तो ओजोन फॉर लाइफ इसका थीम है।
तो विश्व ओजोन दिवस या अंतर्राष्ट्रीय दिवस ओजोन परत के संरक्षण के लिए 16 सितंबर को पूरे विश्व में मनाया जाता है। यह 16 सितंबर को मनाया जाता है और 2020 में इसका थीम है ओजोन फॉर लाइफ। ओजोन परत की सुरक्षा के लिए वियना कन्वेंशन को 28 देशों द्वारा 22 मार्च 1985 को अपनाया गया और इस पर हस्ताक्षर किए गए। ये 28 देश इसमें शामिल हैं इसकी सुरक्षा के लिए। तो इस वर्ष का विषय ओजोन फॉर लाइफ है। यह वर्ष वियना कन्वेंशन के 35वें वर्ष और वैश्विक ओजोन परत संरक्षण के 35 वर्षों को भी चिन्हित करता है। तो यहाँ पे ये 35वां वर्ष है जो कि मनाया जा रहा है ओजोन फॉर लाइफ, जो कि 16 सितंबर को मनाया गया है। इसकी थीम हो गई ओजोन फॉर लाइफ। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने किस देश के साथ रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI बैठक आयोजित की? विथ विच कंट्री डिड इंडिया होल्ड डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव मीटिंग? तो ये किसके साथ की गई? ये की गई है संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। ये जो मीटिंग है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ की गई है, भारत ने की है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की अगर बात करें तो इसकी राजधानी जो है वो है वाशिंगटन DC। और जो वाशिंगटन DC है ये पोटोमैक नदी के किनारे सिचुएटेड है। ओके, और जो अमेरिका जो है संयुक्त राज्य अमेरिका, ये कहाँ पे सिचुएटेड है? ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप जो महाद्वीप है उसमें सिचुएटेड है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे जान लेते हैं इसके बारे में। 16 सितंबर 2020 को 10वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल DTTI समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई थी। यह बैठक आमतौर पर भारत और अमेरिका के बीच साल में 2 बार होती है। ये जो है ये साल में 2 बार इसकी बैठक की जाती है। ओके, ऐसा पहली बार हुआ है जब इस समूह की बैठक वर्चुअली आयोजित की गई है। क्योंकि ये वर्चुअली क्यों हुआ है? ये वर्चुअली इसलिए हुआ है कि यहाँ पे अभी कोरोना वायरस की महामारी है, जिसके चलते दोनों देशों के बीच ये वर्चुअली आयोजित किया गया है, जो कि DTTI है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में पारित किया गया कौन सा विधेयक DGCA, BCAS और AAIB जैसी विमानन एजेंसियों को सांविधिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है? Which bill passed in Rajya Sabha attempts to convert aviation agencies like DGCA, BCAS and AAIB into statutory bodies? तो ये किस लिए होता है? ये जो राज्यसभा में पारित किया गया है विमान संशोधन विधेयक 2020, इसका जो ये क्या ये मतलब परिवर्तित करने का प्रयास करता है। जो ये संस्थाएं हैं DGCA, BCAS और AAIB जैसी विमानन एजेंसियां जो हैं, इनको संवैधानिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है, जो कि कौन सा है? ये राज्यसभा द्वारा पारित किया गया विधेयक। तो ये है विमान संशोधन विधेयक 2020। यहाँ पे इंग्लिश में विच बिल पास्ड इन राज्यसभा attempts to convert aviation agencies like DGCA, BCAS and AAIB into statutory bodies। ओके, तो यहाँ पे आंसर हो गया विमान संशोधन विधेयक 2020। राज्यसभा ने हाल ही में विमान संशोधन विधेयक 2020 पारित किया है, जिसे नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी, नागरिक उड्डयन मंत्री जो कि जिनका नाम क्या है, हरदीप सिंह पुरी ने पेश किया था। इस वर्ष मार्च में लोकसभा द्वारा इस विधेयक को मंजूरी दी गई है। इस विधेयक को कब मंजूरी दी गई है? मार्च में मंजूरी दी गई है लोकसभा द्वारा। तो यह नागरिक उड्डयन महानिदेशालय DGCA, नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो BGAS और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो AAIB जैसी विमानन एजेंसियों को संवैधानिक निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। ये क्या करता है? उनको जो विमानन एजेंसियां हैं उनको संविधान से के निकायों में परिवर्तित करने का प्रयास करता है। इसमें उल्लंघन के लिए भारी सजा का भी प्रस्ताव है। ओके, तो ये पास किया गया है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इसमें के जितने भी क्वेश्चन है वो सारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
क्योंकि आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें करंट अफेयर्स का जो वेटेज है वो बहुत ही ज़्यादा रह रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, G20 देशों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? Who represented India in virtual meeting of Labour and Employment Ministers of G20 countries? तो इसका किसने किया था? संतोष गंगवार ने। जो G20 देशों में श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक हुई थी उसमें भारत का प्रतिनिधित्व संतोष गंगवार ने किया था। ओके, इसमें भारत का प्रतिनिधित्व संतोष गंगवार ने किया था। तो ये G20 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 20। ओके, तो यहाँ पे केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने G20 राष्ट्रों के श्रम और रोजगार मंत्रियों की आभासी बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किया। इस बैठक में G20 यूथ रोड मैप 2025 पर ध्यान केंद्रित किया गया और श्रम बाजार पर कोविड-19 के प्रभाव को रोकने के उपायों पर चर्चा की। इस बैठक में पहली बार युवाओं से संबंधित संकेतकों की भी पहचान की। ओके, तो ये 2025 तक ध्यान केंद्रित किया गया है इस बैठक में। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक कार्यकर्ता और आर्य समाज के नेता का क्या नाम है जिनका हाल ही में निधन हुआ है? What is the name of the social worker and leader of आर्य समाज who died recently? तो इनका जो निधन हुआ है इनका नाम क्या है? तो ये है स्वामी अग्निवेश। स्वामी अग्निवेश जो कि आर्य समाज के नेता थे और सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनका हाल ही में निधन हो गया है। तो दिग्गज सामाजिक कार्यकर्ता और हरियाणा के पूर्व विधायक स्वामी अग्निवेश का हाल ही में दिल्ली में निधन हो गया। वे लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। ओके, ये लिवर सिरोसिस से पीड़ित थे। तो सिरोसिस क्या है? ये विषाणुओं द्वारा होने वाला एक बीमारी है। तो मैंने विषाणुओं से बीमारी का मैंने ट्रिक बना रखा है, वो बहुत ही कम समय का है, 5 मिनट का होगा। आप लोग उसको जाके देख लें। उसमें विषाणुओं से होने वाले जो बीमारी है एक टाइप के मैंने उसमें वहां पे बना रखा है। तो वो लीवर सिरोसिस से पीड़ित थे, उनका निधन हो गया। तो स्वामी अग्निवेश को आर्य समाज का एक क्रांतिकारी नेता माना जाता था और उन्होंने बंधुआ मजदूरी और कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अभियान का नेतृत्व किया था। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को DPIIT के स्टेट्स स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में स्थान दिया गया है? Which Indian state has been ranked as the best performing state in DPIIT's States Startup Ranking Framework 2019? इसमें किसको दिया गया है? गुजरात को दिया गया है। जो गुजरात राज्य है हमारे कंट्री का, उसको इसमें फर्स्ट रैंकिंग स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 इसको मिला है। ओके, इसमें बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट जो है गुजरात है, उसको यहाँ पे दिया गया है स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019। उद्योग यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसके बारे में, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT ने हाल ही में राज्यों का स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2019 जारी किया है। इस रैंकिंग के अनुसार गुजरात को राज्यों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य चुना गया है, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को केंद्र शासित प्रदेशों में, ये जो अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है इसको केंद्र शासित प्रदेशों में, ये इंपॉर्टेंट है, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य के रूप में नामित किया गया है। ये जो स्टेट है, सिर्फ स्टेट में कौन प्रथम पे है? गुजरात। लेकिन जो केंद्र शासित प्रदेश है उसमें प्रथम पे कौन है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो यहाँ पे जो कर्नाटक और केरल हैं वो टॉप परफॉर्मर के रूप में उभरे हैं। कर्नाटक और केरल। यह फ्रेमवर्क 7 व्यापक सुधार क्षेत्रों पर आधारित है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है? Which country has conducted its first nationwide test of its civilian alarm system? तो ये किसने किया है? ये जर्मनी ने किया है।
जर्मनी ने अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। तो जर्मनी ने हाल ही में शीत युद्ध की समाप्ति के बाद से अपने नागरिक अलार्म सिस्टम का पहला राष्ट्रव्यापी परीक्षण किया है। जर्मनी ने राष्ट्रीय चेतावनी दिवस या वार्न टैग भी बनाया है, जिसे हर साल 10 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय आपातकाल की पृष्ठभूमि में किए जाने वाले उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए जनता को सतर्क करने के लिए कई अलार्म लगाए गए थे। ओके, तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने राज्य में एमएसएमई को सहायता प्रदान करने के लिए सिडबी के साथ भागीदारी की है? Which Indian state has partnered with SIDBI to provide assistance to MSMEs in the state? तो ये किसने की है? तो ये जो राजस्थान राज्य है उसने सिडबी के साथ समझौता किया है अपने राज्य में एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए। तो भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक यानी सिडबी ने राज्य में एमएसएमई पारिस्थितिक तंत्र को विकसित करने के लिए राजस्थान सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। यह राज्य में एमएसएमईज को वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान के उद्योग विभाग की पहल है। राज्य ने उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 3 साल के लिए अनुमति और निरीक्षण से व्यवसायों को छूट देने के लिए एमएसएमई अधिनियम में संशोधन किया है। ओके, तो यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस भारतीय बैंक ने आई स्टार्टअप 2.0 नाम के स्टार्टअप के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया है? Which Indian bank has launched a program for startups named आई स्टार्टअप 2.0? तो ये किसने किया है? ये किया गया है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा ये आई स्टार्टअप 2.0 को स्टार्ट किया गया है। तो भारत के अग्रणी निजी क्षेत्र के बैंक, ये क्या है? आईसीआईसीआई जो है ये निजी क्षेत्र का बैंक है। तो इसने आई स्टार्टअप 2.0 नाम से स्टार्टअप के लिए एक विशेष कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम के तहत नए व्यवसायों के लिए एक चालू खाता बनाया जाता है जो मूल रूप से 10 साल तक पुराने हैं। बैंक ने अपने एपीआई को कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय MCA की वेबसाइट के साथ एकीकृत कर दिया है और खाता संख्या निगमन का समय प्राप्त किया है। ओके, तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के द्वारा ओमान सागर में जुल्फागर 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास किया जा रहा है? Which country is conducting a naval exercise named जुल्फागर 99 इन ओमान सी? तो ये किया जा रहा है ईरान के द्वारा। ईरान ने ओमान सागर में जुल्फागर 99 नाम का एक नौसैनिक अभ्यास का प्रैक्टिस किया है। तो ये जो है ईरान की जो नौसेना ने होर्मुज के सामरिक जलडमरू मध्य में ओमान सागर में जुल्फागर 99 नाम से 3 दिवसीय अभ्यास शुरू किया है। नौसेना के युद्धपोत, पनडुब्बी विमान और ड्रोन से सतह क्रूज मिसाइलों और रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम का परीक्षण करने की उम्मीद है। इस अभ्यास का उद्देश्य देशों के क्षेत्रों की सुरक्षा के लिए रक्षात्मक रणनीति तैयार करना भी है। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है? इंडिया हैज एग्रीड अ 5-point प्लान विथ विच नेबरिंग कंट्री टू रिजॉल्व बॉर्डर इश्यूज। तो ये किस देश के साथ इंडिया ने ऐसा किया? चीन के साथ। चीन के साथ सीमा मुद्दों को हल करने के लिए भारत ने पड़ोसी देश जो कि चीन है इसके साथ 5 बिंदु योजना पर सहमति व्यक्त की है। तो यहाँ पे वास्तविक नियंत्रण रेखा जो कि है LAC की स्थिति के बारे में भारत और चीन ने हाल ही में 5 बिंदुओं की सहमति व्यक्त की है। मॉस्को में विदेश मंत्री S जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी के बीच रणनीतिक वार्ता हुई जो सैनिकों के विघटन और तनाव कम करने पर केंद्रित थी। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है,
एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी किस भारतीय शहर द्वारा की जाएगी? एशियाज लार्जेस्ट एरो शो एरो इंडिया 21 विल बी होस्टेड बाय विच इंडियन सिटी? तो ये की जाएगी बेंगलुरु के द्वारा। तो बेंगलुरु के द्वारा एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 21 की मेजबानी की जाएगी। तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2021 केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एरो इंडिया 2001 की वेबसाइट लॉन्च की है। एरो इंडिया को एशिया का सबसे बड़ा एरो शो माना जाता है। शो का 13वां संस्करण अगले साल 3 फरवरी से 7 फरवरी तक बेंगलुरु के वायु सेना स्टेशन येलहंका में आयोजित किया जाएगा। नई लॉन्च की गई वेबसाइट इवेंट से संबंधित सभी ऑनलाइन सेवाओं को होस्ट और स्ट्रीम करेगी। ओके, तो आज मैंने आप सभी को कराए पूरे टोटल 14 क्वेश्चन करेंट अफेयर्स के। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको मिलके इसको ग्रुप में भी शेयर करें, जिससे कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेशन मिले। और इसकी पीडीएफ आप सभी को टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से आप लोग इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। और आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़े और वहाँ पे क्विज देने के लिए ज़रूर ही आए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।